दक्षिण अमेरिका से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आसमान में लड़ाकू विमान, राजधानी से धुआं उठ रहा है और एक देश के राष्ट्रपति का भविष्य पूरी तरह से हवा में है। आज हम एक बेहद विस्फोटक विषय पर बात करने जा रहे हैं, वेनेजुएला पर एक बड़े अमेरिकी सैन्य हमले की खबर। जी हाँ। तो आज हमारा काम इस वीडियो के दावों को समझना है, उन्हें कुरेदना है और ये जानना है कि इसके हिसाब से दुनिया के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिनके बारे में कुछ भी साफ नहीं है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो शुरुआती तस्वीरें दिखाई गई हैं वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म जैसी लगती हैं ना। यह राजधानी कराकस के शॉट से, जहां कई इमारतों से गहरा काला धुआं उठ रहा है और फिर कैमरा आसमान की तरफ जाता है जहां बहुत नीचे उड़ते हुए मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं। वीडियो में उन्हें अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर बताया गया है। माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी का है। तो ये हमला सिर्फ राजधानी तक ही सीमित था या इसका स्केल और भी बड़ा था? नहीं, और यहीं पर यह विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। वीडियो का दावा है कि ये कोई छोटा मोटा एयर स्ट्राइक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला था। एक साथ 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। 4 शहर एक साथ? हाँ, राजधानी कराकस और उसके साथ मिरांडा, अरागुआ और ग्वारिको। 4 शहर एक साथ। इसका मतलब तो ये पूरी तरह से एक प्लान करके किया गया ऑपरेशन था। हाँ। लेकिन इन्हीं शहरों को क्यों चुना गया? क्या वीडियो इसके पीछे की कोई स्ट्रैटेजी बताता है? हाँ, बताता है। वीडियो के मुताबिक ये 4 शहर वेनेजुएला के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप कह सकती हैं कि दिल है। इन्हें एक तरह का स्ट्रैटेजिक क्वाड्रेंट बताया गया है जो राजधानी को घेरता है। अच्छा। यहीं पर मुख्य सैन्य ठिकाने हैं, हथियारों के सबसे बड़े डिपो हैं और देश के सबसे जरूरी बंदरगाह भी। तो एक साथ इन सब पर हमला करने का मतलब सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, इसका मकसद था वेनेजुएला की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को पहली झटके में खत्म कर देना। एक तरह से लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश। उन्हें सोचने या जवाब देने का मौका ही नहीं दिया गया। और वीडियो में एक और चौंकाने वाली डिटेल है कि हमला करने वाले फाइटर जेट्स ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए थे। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पूरी तरह से सीक्रेसी, पूरी तरह से गुप्त रखना। हाँ। ट्रांसपॉन्डर एक डिवाइस है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान की लोकेशन बताता है। इसे बंद करने का एक ही मकसद होता है, रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुस जाना। किसी को कुछ पता चलता तब तक बॉम्ब गिरने शुरू हो चुके थे। ये तो हमले के कैसे और क्या की बात हुई, लेकिन वीडियो इस हमले की टाइमिंग के बारे में क्या कहता है? क्या ये अचानक लिया गया कोई फैसला था? बिल्कुल नहीं। वीडियो इस बात पर जोर देता है कि ये हमला भले ही अचानक हुआ हो, लेकिन इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना का नतीजा था। विश्लेषण में बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों से वेनेजुएला की समुद्री नाकाबंदी की जा रही थी और उसके हवाई क्षेत्र को भी लगभग बंद कर दिया गया था। ये एक तरह की घेराबंदी थी जो धीरे धीरे कसी जा रही थी। तो हमला तो सुनियोजित था, लेकिन किसी भी हमले का सबसे बड़ा सवाल होता है निशाना कौन था? क्या यह सिर्फ सेना पर वार था या फिर सीधे सीधे राष्ट्रपति पर? देखिए, यहीं पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। वीडियो के मुताबिक जैसे ही धमाकों की खबरें फैलीं, राष्ट्रपति मादुरो टीवी पर आए। उन्होंने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद खेल पूरी तरह से बदल गया। और वो कैसे? वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल का एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। उस पोस्ट में ये ऐलान किया गया था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश से बाहर एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि सीधे सीधे सत्ता बदलने की कोशिश है। हाँ, और वीडियो के मुताबिक ये सिर्फ एक कोशिश नहीं, ये एक ऐलान है। हमले के तुरंत बाद ऐसा दावा करना ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा होता है। ये वेनेजुएला की जनता और सेना को एक संदेश है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा लीडर जा चुका है। ये सरकार को डिमोरलाइज करने की एक छाल है। बिल्कुल। क्या वीडियो इस घटना की तुलना इतिहास की किसी और घटना से करता है? क्योंकि ये सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सही बात है। विश्लेषण सीधे सीधे इसकी तुलना इराक पर अमेरिकी हमले और सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी से करता है। वीडियो का तर्क है कि पैटर्न बिल्कुल वही है।
पहले देश पर हमला करो, फिर उसके लीडर को पकड़ो और उसे एक विलन की तरह दुनिया के सामने पेश करो। वीडियो ये संकेत देता है कि जिस तरह सद्दाम हुसैन का हश्र हुआ, वैसा ही कुछ मदुरो के लिए भी प्लान किया गया है। ये वाकई में बहुत गंभीर है और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जिसका जवाब ये वीडियो देने की कोशिश करता है। आखिर ये सब हुआ क्यों? इस पूरे ऑपरेशन के पीछे असली मकसद क्या था? वीडियो के मुताबिक इस सवाल का एक ही जवाब है और वो 3 अक्षरों का है, तेल। OIL। वेनेजुएला के तेल भंडार के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन क्या वो इतने बड़े हैं कि उनके लिए इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया जाए? वीडियो के आंकड़ों के अनुसार जवाब है हाँ। उसमें दावा किया गया है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। ये एक ऐसा खजाना है जिस पर कई देशों की नजर है। तो फिर ये तेल और राजनीति का रिश्ता कैसे जुड़ता है वीडियो के हिसाब से? यहीं पर वीडियो एक बहुत ही सीधा आरोप लगाता है। विश्लेषण का तर्क है कि राष्ट्रपति मदुरो की समाजवादी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण मतलब उन्होंने देश की सारी तेल कंपनियों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया, जिससे वहां काम कर रही बड़ी-बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियों को अपना कारोबार समेटकर बाहर निकलना पड़ा। अच्छा, तो वीडियो ये कह रहा है कि ये उन कंपनियों का बदला है? सीधे तौर पर वीडियो दावा करता है कि इन्हीं तेल कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव अभियान में भारी फंडिंग की थी और अब वे अपना इनाम वसूल रही हैं। ये एक तरह से तेल के लिए छेड़ा गया युद्ध है, जिसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों का चोला पहनाया जा रहा है। लेकिन वीडियो सिर्फ तेल पर ही नहीं रुकता, वो इसे एक और बड़े नजरिए से देखता है, एक विचारधारा की लड़ाई। बिल्कुल। अगर हम इस विश्लेषण को और गहराई से देखें तो ये मामला सिर्फ तेल से कहीं ज्यादा बड़ा है। वीडियो के मुताबिक ये पूंजीवाद और समाजवाद की लड़ाई है और विश्लेषण में वेनेजुएला की समाजवादी नीतियों की कड़ी आलोचना की गई है। किस तरह की आलोचना? वीडियो का तर्क है कि मदुरो की सरकार ने जो मुफ्त की योजनाएं चलाईं, जैसे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, पानी, बिजली और साथ ही निजीकरण को पूरी तरह खत्म कर दिया, उसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अच्छा। तर्क ये है कि जब सरकार सबको सब कुछ मुफ्त में या एक बराबर देने लगती है तो ये उन लोगों को हतोत्साहित करती है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे काम करने का इंसेंटिव ही खत्म हो जाता है। और इसकी तुलना अमेरिका के पूंजीवादी मॉडल से की गई होगी, जहां व्यक्तिगत लाभ को तरक्की का इंजन माना जाता है। एकदम सही। वीडियो के अनुसार वेनेजुएला की इस असफलता को अब दुनिया के सामने समाजवाद की विफलता के एक बड़े पोस्टर की तरह पेश किया जाएगा। संदेश साफ होगा, देखो समाजवाद का यही हश्र होता है। तो ये हमला सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा पर हमला है, ताकि कोई और देश भविष्य में ये रास्ता अपनाने की हिम्मत न करे। वाकई ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो इस वीडियो में बताई गई है और जो सुनने में थोड़ी अजीब लेकिन बहुत दिलचस्प है, पेंटागन का पिज्जा मीटर। ये क्या चीज है? हाँ, ये सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन वीडियो के मुताबिक इसका एक बहुत गंभीर मतलब है। पिज्जा मीटर कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, बल्कि एक अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन है। ये देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा अमेरिकी सैन्य अभियान प्लान हो रहा होता है तो पेंटागन में, मतलब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में, देर रात तक काम करने वाले अधिकारियों के लिए पिज्जा के ऑर्डर अचानक बहुत बढ़ जाते हैं। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। तो क्या पेंटागन की पिज्जा की भूख दुनिया के लिए एक तरह की वार्निंग साइन है? एक तरह से हाँ। वीडियो दावा करता है कि इस हमले से ठीक पहले के 48 घंटों में वॉशिंगटन डीसी की बड़ी पिज्जा चेन से पेंटागन के लिए होने वाली डिलीवरी में लगभग 300% की बढ़ोतरी देखी गई। ये इस बात का संकेत था कि अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। तो अगली बार जब वॉशिंगटन में सारी पिज्जा डिलीवरी बाइक पेंटागन की तरफ जाती दिखे तो शायद दुनिया को थोड़ी चिंता करनी चाहिए। शायद हाँ। ये तो एक यादगार तथ्य है, लेकिन इस हमले पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या वीडियो इस पर कोई रोशनी डालता है? हाँ, वीडियो के मुताबिक शुरुआती प्रतिक्रियाएं उम्मीद के मुताबिक ही थीं। वेनेजुएला के पड़ोसी देशों जैसे कोलंबिया और क्यूबा ने इसकी तुरंत निंदा की। उन्होंने इसे एक संप्रभु देश पर हमला बताया और संयुक्त राष्ट्र से इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की। लेकिन असली सवाल तो बड़ी शक्तियों का है, रूस और चीन। बिल्कुल, और यही वो सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है जो वीडियो उठाता है। रूस और चीन कहाँ हैं? ये दोनों देश वेनेजुएला के सबसे बड़े रणनीतिक और आर्थिक सहयोगी माने जाते हैं।
उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और ये चुप्पी और भी अजीब हो जाती है क्योंकि वीडियो में एक और जरूरी बात बताई गई है। हमले से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रपति मादुरो ने एक बड़े चीनी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। सही कहा। और शायद कोई बड़ी डील होने वाली थी, इसलिए इन दोनों देशों की चुप्पी या कोई ठोस कदम न उठाना पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देगा। ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। क्या अमेरिका अब बिना किसी विरोध के कुछ भी कर सकता है? वीडियो इस सवाल को खुला छोड़ देता है। तो ये हमला सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। वीडियो में इसके लिए एक बड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय गुंडाई। हाँ, वीडियो का तर्क है कि ये संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पूरी तरह से बेमानी साबित करता है। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले नियम को स्थापित करता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई कीमत नहीं रह जाती। और वीडियो जिस सबसे खतरनाक नतीजे की तरफ इशारा करता है वो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। वो क्या है? ये एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। वीडियो का विश्लेषण ये है कि इस एक घटना से दुनिया में एक नई परमाणु होड़ शुरू हो सकती है। एक नई परमाणु होड़? वो कैसे? देखिए, वीडियो का तर्क बहुत सीधा है। वो पूछता है कि अमेरिका आज उत्तर कोरिया पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं करता, जबकि उत्तर कोरिया लगातार उसे चुनौती देता रहता है। क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है। बिल्कुल, वो एक ऐसा पलटवार कर सकता है जिसे अमेरिका झेल नहीं सकता। तो वीडियो ये कह रहा है कि दुनिया भर के देश इस घटना से ये सबक लेंगे कि अगर अपनी आजादी और संप्रभुता बचानी है तो परमाणु हथियार हासिल करना ही एकमात्र गारंटी है। वीडियो के अनुसार दुनिया को यही संदेश जा रहा है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि ईरान से लेकर कई दूसरे देश जो अब तक किसी तरह रुके हुए थे, अब पूरी ताकत से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। उन्हें लगेगा कि यही उनके अस्तित्व की एकमात्र गारंटी है। और इसके परिणाम तो भयानक हो सकते हैं। हथियारों का एक नया काला बाजार, अस्थिरता और एक ऐसी दुनिया जहां हर छोटे मोटे तनाव के परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा हो। बिल्कुल, वीडियो इसी सबसे खतरनाक भविष्य की तस्वीर खींचता है। यह हमला सिर्फ वेनेजुएला की जमीन पर नहीं हुआ है, बल्कि इसने वैश्विक सुरक्षा की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें तो जिस वीडियो का हमने विश्लेषण किया वो ये तस्वीर पेश करता है। वेनेजुएला पर एक बिजली की तेजी से और विनाशकारी अमेरिकी हमला हुआ। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी का दावा किया गया। इस हमले के पीछे तेल कंपनियों के हित और विचारधारा की लड़ाई को मुख्य वजह बताया गया। और सबसे खतरनाक नतीजा, दुनिया में एक नई परमाणु होड़ शुरू होने का खतरा। हाँ, और ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर और असुविधाजनक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एक देश की सैन्य शक्ति दूसरे देश की सीमाओं को मिटा सकती है, क्या किसी देश की संप्रभुत्व अब अंतर्राष्ट्रीय कानून पर निर्भर करती है, या फिर इस बात पर कि उसके पास सबसे घातक हथियार है या नहीं? और अगर जवाब दूसरा वाला है, तो वैश्विक शांति के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है?